Today we are going to discuss the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet. तो ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है वो फ्रांसो प्रशियन वॉर के टाइम पर सेट की गई है। फ्रांस और प्रशियंस के बीच में जो वॉर हुआ है उसमें फ्रांस हार चुका है, जो कंट्री फ्रांस है वो हार चुकी है। एंड नाउ प्रशियंस दे वांट टू रूल नॉट ओनली ओवर द टेरिटरी ऑफ द फ्रांस, पर सिर्फ टेरिटरी पर ही नहीं लेकिन उनके दिल और दिमाग पर भी वो राज करना चाहते हैं। तो जो फ्रांस है, जो कंट्री हार चुकी है, वो अब कैसे डिप्राइव होगी अपने पॉलिटिकल फ्रीडम से और अपनी आइडेंटिटी से, ये इस चैप्टर में अनफोल्ड होगा। और आइडेंटिटी से कैसे वो अपने डिप्राइव होंगे, दे विल नॉट इवन बी अलाउड टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो पावर पर बेस्ड है, लैंग्वेज सुपीरियोरिटी पर बेस्ड है, जिसे हम चौविनिज्म भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज चौविनिज्म इज नथिंग बट लैंग्वेज सुपीरियोरिटी। तो चौविनिज्म का मतलब क्या होता है? सुपीरियोरिटी। तो अगर हम मेल सुपीरियोरिटी की बात करते हैं तो वी कैन ऑल्सो से मेल चौविनिज्म। और ये चैप्टर जो बेस्ड है वो इस चीज पर बेस्ड है कि वॉर के क्या इफेक्ट्स होते हैं कॉमन मैन पे। प्रोक्रेस्टिनेशन पर भी बेस्ड है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को डिले करना, डिलेइंग थिंग्स। ठीक है, तो ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छे एक्सियम पर बेस्ड है, विच इज पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब इंसान या ह्यूमंस एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड इम्पोज करने लगते हैं लोगों पर, तो क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं एंड दे डू नॉट थिंक कि उस वॉर का या उसके इम्पैक्ट्स का लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है इसकी ओपनिंग होती है फ्रांस से, जो कि एक बच्चा है और वो स्कूल जाने से बहुत ज्यादा डर रहा है। और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? पहली चीज कि वो ही इज लेट फॉर स्कूल, सो ही विल बी द लेट कमर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि उसकी डांट पड़ने वाली है, या उसे डर है कि उसकी डांट पड़ेगी। एंड द रीजन इज ही हैज नॉट लर्न्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। जो उन्हें होमवर्क दिया गया था या जो उन्हें लेसन दिया गया था याद करने के लिए पार्टिसिपल्स पर, वो उसने याद नहीं किया है। तो द टू रीजंस फॉर विच ही इज फियरिंग टू गो टू स्कूल इज फर्स्ट ही इज लेट फॉर स्कूल एंड सेकेंड ही हैज नॉट लर्न्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। नाउ अब जब वो स्कूल की तरफ जा रहा है तो क्या होता है, उसके मन में कुछ थॉट्स आते हैं। तो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। क्यों? क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है। द डे आउटसाइड वॉज वार्म, इट वॉज ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग। ठीक है, और जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे और उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा टेम्पटेड हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या सोचता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाता एंड आई शुड स्पेंड द डे आउटडोर्स। बट ही ओवरकेम हिज टेम्पटेशन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल एंड ही हरिड फॉर स्कूल। तो स्कूल जाते समय जब वो टाउन हॉल से जा रहा होता है तो क्या होता है, टाउन हॉल के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लगी है और टाउन हॉल के पास जो है बुलेटिन बोर्ड है जहां पर क्राउड इकट्ठा है। ठीक है, और ये बुलेटिन बोर्ड क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द बैड न्यूज फॉर फ्रांस। ठीक है, तो क्या क्या बैड न्यूज आती हैं? इट मे बी सम लॉस्ट वॉर्स और सम ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर। तो यहाँ बुलेटिन बोर्ड में आज तक हमेशा ओनली बैड न्यूज हैव केम फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड। तो नाउ फ्रांस इज थिंकिंग कि अब क्या बुरा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये वो सोच ही रहा होता है कि ब्लैकस्मिथ वहां पर ब्लैकस्मिथ खड़ा होता है, वो एक रिमार्क देता है। तो ब्लैकस्मिथ क्या होता है? द वन हु गिव्स शेप टू आयरन, या फिर लोहार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ब्लैकस्मिथ एक रिमार्क देता है दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, जिसकी वजह से फ्रांस जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये ब्लैकस्मिथ मुझसे कहना क्या चाहता है। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल एंड ही इज टेलिंग मी दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो जनरली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ही ज्यादा जोर शोर होता था। बहुत सारी नॉइजेस हम ऑब्जर्व कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वर नॉइजेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जो लेसन्स बच्चे एक साथ पढ़ते थे तो उनकी एक साथ आवाज आती थी इतनी तेज तेज।
और टीचर जो है रूलर अपने क्या कहते हैं टेबल में स्ट्राइक करती थी तो उसकी आवाज आती थी. तो द यूजुअल सीन एट स्कूल इट बिगैन विद ग्रेट हसल एंड बसल, द नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क as well as the lessons repeated loudly in unison, it could be heard, and also the teacher's ruler striking against the table. ठीक है, तो इन सब चीजों की आवाजें आती थी. But that day it was a completely changed scenario. The whole school was covered by a serious and a strange look. How? Everything was as quiet as Sunday mornings. जैसे संडे को बिल्कुल शांत होता हर चीज, तो उस दिन भी सब कुछ शांत था. ठीक है, पूरे स्कूल में. ऑल द क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. जब फ्रांस जो है स्कूल पहुंचा तो उसके जितने भी क्लासमेट्स थे दे वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस इन द क्लास. तो जो क्लासरूम है इट सरप्राइजेस फ्रांस. व्हाई डज द क्लासरूम सरप्राइजेस फ्रांस नाउ? बिकॉज एम हैमिल वाज अनएक्सपेक्टेडली काइंड. जनरली एम हैमिल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, but when Franz he gets the permission for entering in the class, M. Hamill बहुत ही ज़्यादा kind है and he does not scold Franz for being late. Actually जो Franz है वो late comer भी है, लेकिन फिर भी M. Hamill being a very strict teacher he does not scold Franz. तो ये बहुत ही ज़्यादा strange था उस दिन. M. Hamill had also put on his beautiful attire, beautiful green coat, frilled shirt and embroidered silk hat. तो उनका जो अटायर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था. और जो ये अटायर था, जो ये क्लोथिंग थी, वो जनरली इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर ही पहना करते थे एम हैमिल. ठीक है, और जो बैक बेंचेस थी वो विलेज पीपल ने ऑक्यूपाई कर रखी थी. जो गांव के लोग थे वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे. तो ये सारी स्ट्रेंज चीजें फ्रांस ने ऑब्जर्व करी. क्या क्या स्ट्रेंज ऑब्जर्व किया? पहली बात, एम हैमिल बहुत ही ज्यादा काइंड थे उस दिन. बीइंग अ स्ट्रिक्ट टीचर ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस. सेकंड, ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल अटायर व्हिच ही ओनली वोर ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और जो बैक बेंचेस हैं उन्हें विलेज पीपल ने ऑक्यूपाई कर रखा है. ओके, नाउ आफ्टर फ्रांस रियलाइज्ड दैट देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज एंड सीरियस अबाउट द स्कूल दैट डे, उसके बाद क्या होता है कि एम हैमिल ही डिमांड्स फुल अटेंशन फ्रॉम एवरीवन, या फिर वो अर्ज करते हैं पूरा अटेंशन देने के लिए जो भी वो लेसन पढ़ाने वाले हैं उसके लिए. ठीक है, एंड नाउ ही ऑल्सो अनाउंसेस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैड रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन. क्या ऑर्डर आया है बर्लिन से? टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्ज़ैक एंड लोरान. सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स ऑफ अल्ज़ैक एंड लोरान. ठीक है, तो ये वर्डिंग्स उन्होंने अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है एंड नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में. दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर फ्रांस. दे वर वेरी वेरी शॉकिंग वर्ड्स फॉर फ्रांस. व्हाई? बिकॉज नाउ ही रियलाइज्ड कि बुलेटिन बोर्ड में भी पहली बात वही लिखा हुआ था. अब उसे समझ आ रहा है धीरे धीरे कि नाउ विलेजर्स आर ऑल्सो हेयर. तो अब उसे समझ आ रहा है कि ये स्ट्रेंज और सीरियस लुक क्यों था. बुलेटिन बोर्ड में भी यही ऑर्डर आया होगा, यही ऑर्डर लिखा गया होगा, इसीलिए क्राउड इकट्ठा हो गया था. सेकेंड थिंग, द विलेजर्स हैव ऑल्सो केम ड्यू टू दिस रीजन. सो नाउ अ ग्रिम रियलाइजेशन और अ गिल्ट सराउंड्स द नरेटर और फ्रांस. ठीक है, तो नई टीचर आएगी, न्यू टीचर विल ज्वाइन द नेक्स्ट डे. तो ये सब हुआ. उसके बाद उसने क्या रियलाइज किया फ्रांस ने? ही रियलाइज्ड दैट ही हैड सो मच मोर टू लर्न. अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना था. एंड नाउ दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दे विल बी लर्निंग. ठीक है, द बुक्स विच always seemed nuisance to him, which had no value for him. उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी जिन बुक्स की. नाउ ही कंसीडर्ड देम द ओल्ड फ्रेंड्स विच ही डिड नॉट वांट टू गिव अप. अब वो उन बुक्स से दूर नहीं जाना चाहता या वो फ्रेंच लेसन से भागना नहीं चाहता. जो टेम्पटेशंस उसे हमेशा सराउंड करती थी ऑफ ऑलवेज रनिंग फ्रॉम स्कूल, ऑफ ऑलवेज बंकिंग हिज क्लासेस, नाउ ही डिड नॉट, ही हैड अ गिल्ट फॉर ऑल दोज डेज एंड ही वांटेड टू लर्न फ्रेंच अ लिटिल मोर.
तो ये ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन ही था, जिसकी वजह से एम हैमिल जो उनके टीचर हैं उन्होंने वो बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल अटायर पहना था, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, ठीक है। और विलेजर्स भी जो हैं लास्ट बेंचेस उन्होंने इसीलिए ऑक्यूपाई करी बिकॉज इट वॉज देयर ट्रिब्यूट बाय विलेजर्स टू एम हैमिल एज वेल एज देयर कंट्री. It was a way of thanking their master. Master is M. Hamel for his 40 years of faithful service. Second, it was actually a tribute for their country or a respect for their country, which was theirs no more. Kyunki they have lost the war and now this country is in the hands of Prussians. So M. Hamel taught his last lesson. सबसे पहले उन्होंने बच्चों को ये बताया कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है बहुत ही ब्यूटीफुल है, लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके बाद उन्होंने उन्हें ग्रामर के लेसन दिए और राइटिंग्स के लेसन दिए. लास्ट लेसन में एम हैमिल ने बच्चों को नई कॉपीज भी दी जिसपे फ्रांस एल्जाक लिखा हुआ था. ओके, there was something new about this last lesson which M. Hamel gave to the students. First thing, M. Hamil was very patient while teaching. He taught it with so much clarity कि he was so enthusiastic and so much patient while teaching his students today. और फ्रांस को सारा जो भी उन्होंने समझाया एम हैमिल ने सब कुछ समझ आया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो कंसंट्रेटिंग विच ही यूजुअली डिड. ठीक है, तो दो रीजंस थे कि कि फ्रांस को आज का जो लेसन था वो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा था एंड ही वांटेड टू लर्न मोर. ओके, स्टूडेंट्स एक्सिबिट रेयर अटेंशन. आज जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली अपनी क्लास को अटेंड कर रहे थे. देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस. ओनली द साउंड्स हर्ड वर ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर पेपर. और कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी सिवाय पेन और पेपर के स्क्रैचिंग की. इवन द बीटल्स, even the flies, they failed to distract them. Nothing was able to distract them. They paid so much attention and there was pin drop silence in the class with everyone, so patient and so much concentrated to learn. M. Hamel ने पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को जगाया अपने जो भी स्टूडेंट्स थे उनके मन में. कैसे? by telling them the importance of their language, by telling them how this language could act as their key to freedom. ठीक है, now the clock struck 12 and lesson का जो था end हो गया. ठीक है, नीचे प्रशियन शोल्डर्स की आवाजें भी आ रही थी. now M. Hamel was overwhelmed with emotions, so he wanted to speak something to the students but he couldn't speak because he was so emotional that he wrote Vive la France on the blackboard because he couldn't speak those words due to the emotions. And this Vive la France means long live France. So these were actually ironic words because now France was under the Prussians, but he still said, he wrote Vive la France, that means long live France, to arise hope in the students. Now the school was dismissed and he couldn't speak anything, so M. Hamel taught his last lesson. सबसे पहले उन्होंने बच्चों को ये बताया कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है बहुत ही ब्यूटीफुल है, लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके बाद उन्होंने उन्हें ग्रामर के लेसन दिए और राइटिंग्स के लेसन दिए. लास्ट लेसन में एम हैमिल ने बच्चों को नई कॉपीज भी दी जिसपे फ्रांस एल्जाक लिखा हुआ था. ओके, there was something new about this last lesson which M. Hamel gave to the students. First thing, M. Hamel was very patient while teaching. He taught it with so much clarity कि he was so enthusiastic and so much patient while teaching his students today. और फ्रांस को सारा जो भी उन्होंने समझाया एम हैमिल ने सब कुछ समझ आया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो कंसंट्रेटिंग विच ही यूजुअली डिड. ठीक है, तो दो रीजंस थे
कि फ्रांस को आज का जो लेसन था वो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा था एंड ही वांटेड टू लर्न मोर. ओके, स्टूडेंट्स एक्सिबिट रेयर अटेंशन. आज जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली अपनी क्लास को अटेंड कर रहे थे. देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस. ओनली द साउंड्स हर्ड वर ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर पेपर. और कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी सिवाय पेन और पेपर के स्क्रैचिंग की. इवन द बीटल्स, even the flies, they failed to distract them. Nothing was able to distract them. They paid so much attention and there was pin drop silence in the class with everyone, so patient and so much concentrated to learn. M. Hamel ने पेट्रियाटिज्म की फीलिंग को जगाया अपने जो भी स्टूडेंट्स थे उनके मन में. कैसे? by telling them the importance of their language, by telling them how this language could act as their key to freedom. ठीक है. Now the clock struck 12 and lesson का जो था end हो गया. ठीक है. नीचे प्रश्न शोल्डर्स की आवाजें भी आ रही थी. Now M. Hamel was overwhelmed with emotions. So he wanted to speak something to the students, but he couldn't speak because he was so emotional that he wrote "Vive la France" on the blackboard because he couldn't speak those words due to the emotions. And this "Vive la France" means "Long live France." So these were actually ironic words because now France was under the Prussians, but he still said, he wrote "Vive la France," that means "Long live France," to arise hope in the students. Now the school was dismissed and he couldn't speak anything, so he dismissed it by gesture. Okay. The chapter is based on brutality of war or the effect of war on common men. It is based on power, and power corrupts, but absolute power corrupts absolutely, and how it affects humanity or how human become insensible towards feelings of others just to gain power. Okay, it's based on procrastination, which is the thief of time, and also based on patriotism. I hope you must have understood the chapter. So like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.